Hello students, I welcome you all on YouTube channel of Future Series Institute. प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज आपके सामने क्लास 9th ईयर 2020 का जनरल साइंस का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। ठीक है, तो देखिए क्लोरोफिल है आपके पास में एक पिगमेंट होता है जो हेल्प करता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? एक्चुअली ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा मेटल है जो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है, तो द आंसर इज योर मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गैस प्रेजेंट इन एलपीजी। ठीक है, तो जो एलपीजी है ये आप सिलेंडर्स यूज़ करते हैं हमारे घरों में। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक्सट्रीमली प्रेशर प्रोवाइड करवा के जो गैशियस स्टेट है उसको सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर लेके आया जाता है। और इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट रहती है वो है आपके पास में ब्यूटेन। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपकी बात करें तो देखिए जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस जो है आपको कंबशन के अंदर हेल्प करवाती है। ठीक है, और जो मीथेन गैस है, बायोगैस के जो प्लांट्स रहते हैं उसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो आपके पास में कौन सी गैस रहती है, मीथेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर विच गैस इज यूज टू रिप्लेस CFCs। देखिए CFCs होती हैं आपके पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल गैसेस का ग्रुप है जो कि कॉज है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर है, सराउंडिंग करती है, ओजोन से मिलके बनी है, और वो उसका जो फंक्शन रहता है वो रहता है सन को हार्मफुल सन की जो हार्मफुल यूवी रेज आती हैं अर्थ के ऊपर उससे प्रोटेक्ट करने का। तो जो ओजोन लेयर है उसके अंदर होल्स हो रहे हैं, वो डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे, उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो रही है। तो देखिए उसके लिए क्या किया गया, कुछ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी। मेनली आपके पास में एयर कंडीशनर्स जो रहते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं, उनसे ये गैस जो है एग्जॉस्ट होती है। और जैसे जैसे इन सब चीज़ों का यूज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे CFC की जो अमाउंट है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जो इसका रिप्लेसमेंट है वो किससे किया गया, HCFCs। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है आपके पास में हाइड्रोजन, H is for your hydrogen, and then CFCs, its usual meaning that is chlorofluorocarbons। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्स्ट में CFCs एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी उसके कंपैरिजन में HCFCs जो हैं वो कम हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट menstrual flow at puberty is termed as। ठीक है, जो प्यूबर्टी की एज होती है उसके अंदर क्या रहता है, इन फीमेल्स जब आपका एग जो है वो मैच्योर होना शुरू करता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। और उसके अंदर क्या होता है, आपके पास में जो फीमेल्स रहती है उनका जब प्यूबर्टी का टाइम होता है, यानी कि फ्रॉम द ईयर 13, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है कि मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके अंदर जो फीमेल बॉडी है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर प्रेगनेंसीज। तो ठीक है, आपके पास में बोला गया है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो देखिए इसका आंसर है आपके पास में मेनार्क। ठीक है, और जो ये देखिए दिस इज for starting, and when you read the word pause it means stop। ठीक है, तो जब ये menstruation का प्रोसेस रुक जाता है आफ्टर ईयर 40 प्लस, दैट इज़ 40 ईयर्स के बाद क्या रहता है कि ये जो फ्लो रहता है, मंथली साइकिल जो रहती है वो स्टॉप हो जाती है इन वुमेंस के अंदर, तो उसको बोला जाता है मीनोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए
फोकस कीजिए आपके पास में। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन को ही मिस कर देते हैं कि वो क्वेश्चन बेसिकली पूछ क्या रहा है। इसमें पूछा गया है कि जो ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स की बात की जा रही है कि जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आप केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको कुछ आइडिया मिल जाता है 10 to 20% के आपसे करना क्या है आपको उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये तो एकदम सही बात है। जो आपके पास में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यूकैरियोट्स कौन सा रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है। यूकैरियोट्स कौन से रहते हैं, जिनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और इसके साथ में ये है कि जो बाकी के ऑर्गेनल्स हैं वो भी उनके पास में क्या रहते हैं, क्लियरली ही रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके पास में यूकैरियोट्स और दूसरे होते हैं आपके पास में प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो जो इनका न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट रहता है लेकिन जो उसके अंदर जो और छोटे ऑर्गन्स है, क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं होते। दे आर फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ओनली। देखिए, ये बात गलत है, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर भी रहते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी रहते हैं। बस ये है कि वो डिफाइंड प्रॉपरली नहीं होते। ठीक है, दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल, यस वेरी ट्रू इट इज, एंड दे आर स्मॉल इन साइज एंड मोस्टली इंटरनल, यस दे आर प्रेजेंट इन द सेल इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फोर्स और फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास में। देखिए, अ बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, एक लड़का है, एक कार्ट को खींच रहा है 100 न्यूटन के फोर्स से। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कार्ट इज 20 न्यूटन। जो कार्ट को एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो है 20 न्यूटन का। आपको बताना है कि मोशन जो हो रहा है, यानी कि जो कार्ट मूव कर रही है वो कितने फोर्स से मूव कर रही है। तो देखिए, जब भी आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब सेम डायरेक्शन होगी फोर्स की, ठीक है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो उनको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ठीक है, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगी, जब हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। जैसा कि देखिए, जब आपके पास क्या कर रहा है, एक बॉय है वो मूव कर रहा है किसी भी कार्ट को 100 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा उसकी डायरेक्शन जो रहती है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन का। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक फोर्स की डायरेक्शन और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे, दैट इज 100 माइनस 20, your answer is 80 Newton. Next question is the cans used for storing food are made by electroplating. देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है दूसरे मेटल के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर इम्पोज की जाती है एक मेटल को। तो देखिए, इसका आंसर है आपके पास में टिन की लेयरिंग की जाती है ऑन आयरन। ठीक है, जो इसका शाइनी लस्टरस जो कलर रहता है सिल्वर, वो टिन का रहता है। Next is the impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists for. देखिए क्या रहता है, आपका जो रेटिना है इसके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखते हैं तो उसकी इमेज बनती है रेटिना पे, और रेटिना से वाया ऑप्टिक नर्व वो जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं ब्रेन के। और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट्स देखते जाते हैं तो एक
स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर जो है वो रेटिना के ऊपर रहती है एंड देन वो ब्रेन से प्रोसेस होके और हमें किसी भी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, और ये जो अमाउंट है वो रहती है 1/16। मतलब कि 1 सेकेंड के 1/16 पार्ट तक किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर रहती है और उसके बाद वो प्रोसेस्ड होके और हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नेक्स्ट इज द सन। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, इट इज सन। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट बिकॉज। ठीक है, तो जो सन, आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सनराइज़ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन की डायरेक्शन कहाँ से होती है, सनराइज़ की डायरेक्शन इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न है आपके पास में बी, दैट इज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, देखिए अर्थ जो है दो तरीके के मोशन करती है और जो अपनी एक्सिस पे मोशन करती है वो कहलाता है आपके पास में रोटेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अर्थ का रोटेशन की डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट है, इसीलिए जो सनराइज है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है और जो सनसेट है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सबसे सही बैठ रहा है, दैट इज बी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग यूनिट्स की बात कर सकते हैं कि यूनिट्स क्या क्या होती है। तो देखिए प्रेशर की यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर की यूनिट रहती है आपके पास में पास्कल। ठीक है, फोर्स की यूनिट है आपके पास में न्यूटन। और एरिया की यूनिट है आपके पास में मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, पॉजिटिव मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं वो कौन सी फ्रिक्वेंसीज पे एक्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास फ्रिक्वेंसी की 3 रेंज रहती है जो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखिए 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ की जो रेंज है इसको ऑडिबल रेंज कहा जाता है। ऑडिबल रेंज यानी कि ऐसी रेंज जो ह्यूमन ईयर सुन सके। ठीक है, ये आपके पास में ऑडिबल रेंज है इसकी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज, then it is known as infrasound. And when frequency is greater than 20,000 hertz or 20 kilohertz, both are same because 1 kilo is equals to 1000. ठीक है, तो जब आपके पास में फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास में ए, दैट इज हायर देन 20,000 हर्ट्ज।
व्हेन इलेक्ट्रॉड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन इलेक्ट्रॉड्स आर इमर्स्ड इन वाटर and electricity is passed. अब the bubbles formed on the negative terminal is actually which gas? देखिए आपके पास में जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बेसिकली हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपके पास में दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एनोड बोला जाता है एक को और एक को कैथोड बोला जाता है, और उसको क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को उसके अंदर डुबोते हैं। तो देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो होता है, नेगेटिव जो पोर्शन है उसके ऊपर कुछ गैस का फॉर्मेशन होता है, और वो गैस का फॉर्मेशन कैसे पता चलता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है बेसिकली, और ये होता है हाइड्रोजन गैस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर द एंगल इन विच द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इज। देखिए आपके पास में एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइट आ रही है 90 डिग्री पे, दैट परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री। ठीक है, तो वो कौन से एंगल से, किस एंगल की वैल्यू से वो क्या होगी आपके पास में रिफ्लेक्ट बैक होगी, वो उसी पाथ पे वापस चली जाती। ठीक है, तो जब आपके पास में ये इस तरीके से आई और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे लौट गई, तो आपके पास में जो एंगल बना वो आपके पास क्या बना है 180 डिग्री का। ठीक है, देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑल लिविंग थिंग्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज। ठीक है, जो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कौन से रिसोर्स टाइप में आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो योर आंसर इज अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, और जो सारे के सारे लिविंग बीइंग्स हैं वो आपके पास में किस में आते हैं, वो आते हैं आपके पास में बायोटिक रिसोर्सेज में। ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम अगर कंज्यूम करते रहे तो वो इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, जो मलेरिया के पैरासाइट होता है वो कौन कैरी करता है, यानी कि जो देखिए मलेरिया जो होता है उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसकी कॉज है वो है आपके पास में प्रोटोजोआ का। ठीक है, और इनको एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, उसको उस कैरियर को बोला जाता है वेक्टर। देखिए वेक्टर क्या होता है, डिजीज़ को कैरी करता है आपके पास में। तो जो मलेरिया है वो होता है आपके पास में फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से। ठीक है, और जो ये है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये क्या कहता है जनरली इसकी वजह से मलेरिया जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करें तो देखिए किसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये आपसे पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर नहीं होता है। देखिए फिर से आपके पास में है इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन। देखिए जो फर्टिलाइजेशन है आपके पास में दो तरीके का होता है, एक आपके पास में है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है आपके पास में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके पास में क्या होता है कि वन मेल
एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है वो होता है इनसाइड द फीमेल, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी बेसिकली अगर मैं बात करूँ। और एग्जांपल्स हैं इसका एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि मेटिंग तो होती है मेल और फीमेल की, लेकिन वो आउटसाइड द फीमेल होती है, मतलब कि फीमेल बॉडी का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो जितने भी एम्फीबियंस हैं मोस्टली उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके अंदर जो ऑप्शंस है उसके अंदर हमारे पास जो फ्रॉग है हमारे पास वो एम्फीबियन है, बाकी सारे बर्ड्स या मैमल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। देखिए रीजनरेशन जो है इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो एक ऑर्गेनिज्म है उससे नया ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस है रीजनरेशन। तो इसका आंसर है आपके पास में ए, दैट इज प्लेनेरिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैपिड कंबशन, ठीक है। तो कि रैपिड कंबशन क्या होता है, तो देखिए जो कंबशन है, कंबशन का प्रोसेस है वो 2-3 तरीके का होता है, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट है आपके पास में रैपिड एंड दूसरा है आपके पास में स्लो कंबशन। तो देखिए रैपिड कंबशन के अंदर क्या होता है कि एकदम से कोई कोई भी जो फ्लेमेबल मटेरियल है, कोई भी गैस है वो जलेगी और उसके बाद में क्या होगा, हीट और लाइट का फॉर्मेशन होगा। Next question is your a little bit tricky question and a lengthy also, but it is easy. If you read clearly and carefully, you will able to solve it in a second. ठीक है, तो देखिए a student is carrying out distillation process in a lab. Water is boiling in distillation flask. What that is collected in the receiver flask is refrigerated and ice cubes are formed. ठीक है, एक स्टूडेंट है डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर रहा है और डिस्टिलेशन जो फ्लास्क है उसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, वाटर को बॉईल कर रहा है और उसको जो रिसीवर फ्लास्क में जो भी उनको मिल रहा है उनको उन्होंने क्या किया, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा और आइस क्यूब्स बने। द आइस क्यूब्स आर देन केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड दे स्टार्ट मेल्टिंग। ठीक है, उनको फ्रिज में रखा और फ्रिज से बाहर निकालते ही वो उनके अंदर क्या हुआ, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ वाटर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल एनर्जी कंसिडरिंग दैट द मास ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो क्या क्या फेज़ हुआ होगा, जो वाटर की जो आइस क्यूब्स है वो किस तरीके से इन्होंने किया। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि किस हिसाब से आपके पास में एनर्जी जो है कांस्टेंट रही होगी। तो देखिए पहला प्रोसेस आपको पहला स्टेप दे रखा है, वाटर कलेक्टेड इन रिसीविंग फ्लास्क। रिसीविंग फ्लास्क के अंदर वाटर कलेक्ट हुआ। वाटर बॉइलिंग इन डिस्टिलेशन, जो प्रोसेस है उसके अंदर वाटर बॉयल हो रहा है। थर्ड में आपको लिखा है स्टीम पासिंग थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, आइस क्यूब्स फॉर्म्ड इन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो देखिए आपको इसका सीक्वेंस बताना है। इस तरीके से रहता है आपके पास में डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। आपके पास में एक फ्लास्क रहती है, एक यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब है और दूसरी है आपके पास में रिसीविंग फ्लास्क, और जो इसको हीट अप किया जाता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्डर रहेगा। तो देखिए सबसे सीक्वेंस रहेगा सबसे पहले कि आइस क्यूब्स बनी है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है मेरे पास कि स्टीम को मैंने पास किया डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, और उसके बाद में देखिए ये सीक्वेंस रहेगा आपके पास में 4, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ CO2 आर फाउंड टू कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो ऑफ देयर मास। ठीक है, देखिए डिफरेंट सैंपल्स लिए आपके पास में CO2 के, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा लॉ बताता है। तो देखिए इसके अंदर है जो आपका आंसर है बी, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्या रहता है इस लॉ के अंदर कि जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं या कुछ ने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो
अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ H2O की, दैट इज़ योर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, आपके पास में दो फिक्स एटम है, आपके पास में हाइड्रोजन के, और एक है आपके पास में ऑक्सीजन, ठीक है। चाहे मैं कितने भी, चाहे मेरे पास एक H2O हो, चाहे मेरे पास 10 H2O हो, प्रपोर्शन जो है, जो रेशियो है उसका, वो यही रहेगा 2:1। सिमिलरली इसने कहा कि अगर डिफरेंट सैंपल्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशियो के अंदर मिल रही है मास के बेसिस पे, तो वो कौन सा लॉ है आपके पास में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जैसा कोई भी लॉ नहीं होता है, ना मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसा होता है। ये ज़रूर आपके पास में लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू विच जो मास रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आपके पास में कोई इक्वेशन है, अगर रिएक्टेंट साइड में किसी, दो पार्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन के, अगर रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट एंड योर ठीक है, अगर रिएक्टेंट साइड में किसी भी एलिमेंट का मास है 12 यूनिट, तो प्रोडक्ट साइड में भी उसका मास रहेगा 12 यूनिट फिक्स्ड, एंड दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट इज एन एटलस ऑफ इंडिया इज ड्रॉन बाय टेकिंग स्केल 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50,000 किलोमीटर. The actual distance between the city of Bhopal and Cochin is 1500 kilometer. The distance between the two places in the atlas will be in centimeter. देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चन रहता है ऐसे बड़ा दिखने में बहुत टफ लग रहा है कि किस तरीके से, जैसा कि आपको पता है कि जब हम मैप बनाते हैं तो मैप के अंदर क्या किया जाता है, स्केलिंग की जाती है, किस बेसिस पे, कि जो बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस होता है उसको छोटी यूनिट्स के अंदर शो किया जाता है। तो देखिए आपको स्केल दे रखा है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50,000 किलोमीटर, और आपसे बोला गया है कि भोपाल और कोचीन के बीच में डिस्टेंस है आपके पास में 1500 किलोमीटर। तो आप मैप में उसको किस तरीके से एटलस में आप शो करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल अप्रोच है इसकी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी दे रखी है उसको इक्वेट कर दो, यानी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। जब हमने इक्वेट किया तो ज़ीरो से आपके दो ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आया कि जो स्केल है, एक्चुअल स्केल, वो क्या कर रहा है, जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने किलोमीटर्स को शो कर रहा है, 500 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि भोपाल और कोची दिख रहा है हमें 1500 किलोमीटर है, तो क्या मैं इसको 500 से डिवाइड करूं तो मेरे पास सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। यस, आई विल गेट द सेंटीमीटर्स। तो देखिए फिर से ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हुआ, 15/5 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपके पास होता कि कोई दो सिटीज़ हैं एक्स और वाई, और उनके बीच में डिस्टेंस है आपके पास में 1000 किलोमीटर्स, तो वो कितने सेंटीमीटर से शो होता। तो देखिए 500 किलोमीटर इज इक्वल्स टू आपके पास में 1 सेंटीमीटर है, तो 1000 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू। देखिए साउंड और लाइट वेव जो होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जहाँ पे वैक्यूम है वो कभी भी मीडियम नहीं हो सकता, तो उसके अलावा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एयर। क्योंकि देखिए जो सी ऑप्शन है उसके पास में ए और बी दोनों को इंक्लूड करा है, और डी है नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में बी, दैट इज एयर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड फाइंड्स दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ। एक आदमी है वो मिरर के सामने खड़ा हुआ है और उसको उसकी इमेज जो है वो खुद से बड़ी नज़र आ रही है। तो आपसे पूछा गया है कि वो किस तरीके का मिरर होगा। तो देखिए
जो आपके पास में कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा आपके पास में वर्चुअल इमेज बनाता है, और इन जनरल वर्चुअल इमेज का जो साइज़ है वो छोटा रहता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में कनकेव मिरर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो छोटी होती है और इमेज जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। प्लेन मिरर में सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट रहता है, सेम साइज़ की इमेज रहती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। और डी ऑप्शन जो है वो दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में बी, दैट इज कनकेव। नेक्स्ट इज ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ प्लूरा, ठीक है। जो लंग्स होते हैं हमारे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं डबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, कवरिंग रहती है उसके ऊपर, मेम्ब्रेन इज फॉर कवर, तो डबल मेम्ब्रेन रहती है जिसको प्लूरा कहते हैं। द मेम्ब्रेन विच कवर्स द सरफेस ऑफ ईच लंग, देखिए थोड़ा सा, ये जैसे आपके पास लंग हुआ, आपके एक साइड का लंग हुआ, तो देखिए इसके ऊपर क्या रहती है, 2 लेयर्स रहती है, 1 एंड 2, ठीक है, और इसको बोला जाता है प्लूरा। तो आपसे पूछा गया है कि जो लंग की सरफेस को कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज विसरल प्लूरा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली, ठीक है। जो आपके पास में जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो मेनली क्या रहता है, एलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस रहता है। तो देखिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके अंदर अमोनिया इंक्लूडेड है, यूरिया इंक्लूडेड है। जो हमारे बॉडी यूरिन पास करती है वो क्या होता है, उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर यूरिया रहता है, कुछ अमाउंट है। तो देखिए इसमें अडल्ट फ्रॉग और टेडपोल के बारे में पूछा गया है। जो फ्रॉग का चाइल्ड होता है उसको टेडपोल कहा जाता है, तो कौन सी फॉर्म में किससे निकलता है, तो देखिए जो अमोनिया, जो टेडपोल्स हैं वो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं, और जो अडल्ट हैं वो यूरिया को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इतना ही था आपके लिए पेपर जो आपसे 2020 के अंदर पूछा गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, डू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली।